नाज़रीन सूबाई वज़ीर नासिर शाह सईद गनी कराची में मीडिया से ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहिनि। चतोमा की ॾेखारियूं। देखिए, मौजूदा जो वफाकी नाअहल हुकूमत है, जिसकी वजह से आज मुल्क में तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी, तारीखी बदउनवानी है, तो उसका वजन, उसकी नाअहली का वजन उनके जो अलाइज हैं वो भी नहीं उठा पा रहे हैं, और ना ही जो उसमें लोग हैं जो पीटीआई की टिकट पे भी हैं लेकिन उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में जाना है, तो वो किस मुंह से जाएंगे जब इस वक्त आम पाकिस्तानी परेशान है, उसको 2 वक्त की खाने की रोटी मैसर नहीं है। दवाइयाँ देख लें कितनी महंगी हो रही हैं, बिजली का फी यूनिट कितना महंगा हो गया है। तो ये सारी चीज़ें अब देख लें, ये जो नो कॉन्फिडेंस आया है, इससे इनकी बुखलाहट देख लें कि किस तरह की तकारीर की जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और वो क्या कह रहे हैं, और खुद वो खैर से 70 साल के हो गए, फिर भी उनको प्रॉपर उर्दू और तलफ़ुज़ उनका सही नहीं है। हलफ उठाते वक्त भी वो खातिमुन नबीन नहीं कह सक रहे थे, और क़यामत भी उसमें अटक रहे थे। अभी जिस दिन उन्होंने ये तकरीर फरमाई और तनकीद का निशाना बनाया, उस दिन भी कहावत को कहत कह रहे थे। तो वो खुद तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन ये बुखलाहट है कि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं या जो कुछ वो कह रहे हैं अपोजिशन के लिए, शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब सबके इल्म में है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, और इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों की इस सिलेक्टेड, कठपुतली और नाअहल वफाकी हुकूमत से बहुत जल्द जान छूटने वाली है। इसमें सिर्फ एक चीज से ऐड कर दूं इसमें, लेकिन मैं आपको एक बार यकीन से कह सकता हूं कि अगर इमरान खान की काबीना को कहा जाए ना कि काबीना यही रहेगी, ये सबके सभी इमरान के खिलाफ वोट देंगे। शेख रशीद जो 2 दिन पहले भड़के मार रहा था, आज वो ये कह रहा है कि जी बैठ के कोई सुलह सफाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी भी इसी किस्म का कोई दर्ज देने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर शेख रशीद और फवाद चौधरी को यकीन हो गया है कि इमरान जा रहा है, तो फवाद चौधरी जो शेख रशीद, ये दोनों भी इमरान के खिलाफ ही वोट देंगे। बयान सामने आया है कि एमकेएम के दफातर खुलवाने के लिए वज़ीर आला को अहकामात दिए हैं या हिदायत की है, तो क्या समझते हैं ये जो दफातर बन रहे हैं किसी और से बंद करवाएं? तो जरदारी साहब के पास इतनी पावर है कि ये वज़ीर आला को। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कर दूं आपसे, मुझे नहीं पता जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मुझे इस इंस्ट्रक्शन का नहीं पता। एमक्यूएम से जो हमारी मुलाकात हुई थी, कम से कम उस मुलाकात में ऐसा कोई मुतालबा उनके सामने नहीं आया। जब मुतालबा नहीं था तो फिर जाहिर जैसे ये फरमा दीजिएगा, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, दहशतगर्द एक्टिव सेक्टर यूनिट से पकड़े गए हैं, असला बरामद हुआ है, क्या पीपल्स पार्टी दोबारा कराची को बदमनी तरफ धकेलेगी, उनके सेक्टर यूनिट खोल के ये फरमाएगा? और क्या वो क्या कहते हैं एमक्यू वाले, क्या चाहते हैं? नासिर शाह साहब से कितने नक्शे अप्रूवल करवाएंगे और क्या क्या परमिशन चाहिए उनको फरमा दीजिए, आज बता दीजिए। जी बताते हैं, मैं बता दें। देखें, एमक्यूएम की जो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी या ऐसी सियासत जिससे लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचा, हमने उसकी भरपूर मुखालफत की है, खुल के की है। लेकिन उन तमाम मुखालफतों के बावजूद बात मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कोई अगर ये कहता है कि जी एमक्यूएम का वोट बैंक नहीं है, एमक्यूएम खत्म हो गई है, तो वो भी गलत है। एमक्यूएम का जेन्युइन वोट है शहरी इलाकों में, और अगर उनका कहीं मैंडेट है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए, और हमारे मैंडेट को सबको तस्लीम करना चाहिए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी एक मरतबा ये बात कही थी कि एमक्यूएम के जो सियासी लोग हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए, हमें उनको इंगेज करना चाहिए। और जब ये 22 अगस्त वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी हम ये कह भी रहे थे, चाह भी रहे थे कि एमक्यूएम के वो लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, जिनके ऊपर इल्ज़ामात नहीं हैं, जो एक अच्छी सियासत करना चाहते हैं, उनके साथ ताल्लुकात और राब्ते रहना चाहिए। आपको याद होगा कि जब 2007 में लंदन में एक एपीसी हुई थी, वहाँ जब करारदाद पास हुई कि एमक्यूएम के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होगा, उसके साथ कोई अलायंस नहीं होगा, तो पीपल्स पार्टी उस करारदाद का हिस्सा नहीं बनी। हालांकि हमारी उससे बहुत शदीद लड़ाई थी एमक्यूएम के साथ, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर एक पॉलिटिकल रोल एमक्यूएम का बनता है तो वो रोल हमें उनको देना चाहिए। एमक्यूएम के अंदर जो लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, जो उसे जान छुड़ाना चाहते हैं, हमें उनको रास्ता देना चाहिए, उन्हें स्पेस देनी चाहिए।
आज अगर एमक्यूएम ये समझती है कि वो पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करे, वो अवामी मुतालबात करे, वो ऐसी चीज़ें करे जिससे आवाम का फ़ायदा हो, तो मैं समझता हूँ कि हमें उन बातों पर गौर करना चाहिए। हाँ, अगर वो कभी कहेंगे कि जी हमें दहशतगर्दी की इजाज़त देनी चाहिए तो बिल्कुल ही देनी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि हमारे लोगों को असला उठा के लोगों को मारने की इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल ही होनी चाहिए, वो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक एमक्यूएम की जायज़ बातें हैं उसको मानने के लिए हम पहले भी तैयार थे, उनको मानने के लिए हम आज भी तैयार हैं। आजकल इमरान खान की जो कैफियत है ना उसके सब निशाने भी होते हैं। बहरहाल मैं कह रहा था ना, एक घबराहट होती है, फिर बौखलाहट होती है, फिर झुंझुलाहट होती है, फिर पागलपन होता है। इमरान खान इन तमाम स्टेजेस से ऊपर चला गया है, तो उसकी बातों को बुरा न मनाया करें। आप ये समझें कि एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़हनी कैफियत बहुत ख़राब है, और जाहिर है कि रात में भी पता नहीं देर तक किस कैफियत में रहते होंगे, तो सुबह जब तकरीर करते होंगे तो उसके असरात भी रहते होंगे। तो इमरान खान की इन बातों को एक झुंझुलाए हुए, एक छटपटाए हुए शख्स की बातें समझा करें, और इससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो ज़हनी तौर पर गिव अप कर चुका है, वो शिकस्त मान चुका है, उसे 200% यकीन है कि वो जा रहा है। इसीलिए वो ये कहता है कि जी हम किसी को आने नहीं देंगे और मजमा इकट्ठा कर लेंगे और इसी करेंगे। तो बहरहाल ये बातें कहते रहने दें उसको, थोड़े दिनों की बातें हैं, उसके बाद शायद इससे ज्यादा कैफियत उसकी बुरी होने वाली है। लॉन्ग मार्च पे जो अभी गए थे ना, इसी सिलसिले में लॉन्ग मार्च पे जब हम निकले, जो हजारों का काफिला था कायदे आजम के मजार से निकला, फिर लाखों में पहुंचा, तो 3 नारे जो थे बहुत सुनने को मिले हमें। एक तो हर जगह पे सुनने को मिलता था कि वेलकम वेलकम बिलावल वेलकम, दूसरा था गो इमरान गो, तीसरा जो था वो इसी कैफियत के लिए था कि इमरान खान तेरा एक ठिकाना पागल खाना पागल खाना। देखें, वो तो ना मुझसे मुखातिब था, ना मैं उसका नुमाइंदा हो सकता हूँ, लेकिन जो बात उसने कही वो नामुनासिब इसलिए है कि अगर पीपल्स पार्टी या हर जमहूरी सियासी जमात का ये हमेशा मुतालबा रहा है कि फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। अगर कभी माजी में फ़ौज ने ये किरदार अदा किया है तो फ़ौज के इदारे को नुकसान पहुंचा है। आज अगर फ़ौज का तर्जुमान खड़े होकर ये बार बार कह रहा है कि जी हम सियासत के अंदर अपना कोई किरदार ना अदा करना चाहते हैं, ना हमारा कोई किरदार है, सियासी जमातें जाने, सियासत जाने, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस पर इमरान खान को इतनी परेशानी और घबराहट क्यों लाग हुई है? वो सियासी जमात के अपने आप को लीडर कहते हैं, वो कहते हैं कि असेंबली के अंदर मेरी अक्सरियत है, वो कहते हैं कि जी पीटीआई के लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो भाई आपके एमएनएस के ऊपर तकिया करो ना, किसी और से उम्मीद आज क्यों लगाए बैठे हो? और मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी जो कहता था न्यूट्रल अंपायर में लेकर आया, जो 2 दिन पहले कह रहा था कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में न्यूट्रल हूँ, तो अब मैं क्या कहूँ कि वो कह रहा था कि मैं रशिया और रूस और यूक्रेन के दरमियान में जानवर हूँ, या वो कहना चाहिए था कि हमें जानवर रहना चाहिए, या वो ये कह रहा था कि क्रिकेट में जो जानवर अंपायर है वो मैं लेकर आया था, या वो ये कहना चाहता क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आती। तो मैं फिर कह रहा हूँ ना, मुझे कैफियत है, तो बेचारे को पता नहीं होता कि मैंने रात में क्या बात की है, सुबह मुझे क्या बात करनी है। तो इमरान खान पे इस वक्त जो है वो रहम ही खाया जा सकता है और अफसोस ही किया जा सकता है जो कुछ वो कर रहा है। इस कौम को, इस मुल्क को ये पशेमानी, ये शर्मिंदगी शायद 10 दिन और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद जो ये मुल्क की बदनामी मुल्क में हो रही है ये खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सरकार करने वाले वजीर आजम ने तशरीह भी तो की है, न्यूट्रल तो जानवर होता है, तो मैंने कह दिया ना। थैंक यू जी, थैंक यू।